एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। सीमा पर लड़ा जा रहा युद्ध दरअसल एक टीम वर्क की तरह होता है। इस टीम में सीमा पर लड़ रहे सैनिकों के अलावा और भी कई तरह की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशंस वगैरह वगैरह। एक सलाम वतन के नाम श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़े 43 स्क्वाड्रन के फ्लाइंग ऑफिसर रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक गोयल से। मेरा नाम एयर मार्शल अशोक गोयल है। मेरा वायुसेना में दिसंबर 1963 में कमीशन हुआ था। सबसे पहली पोस्टिंग तो जम्मू में थी, जब मैं डकोटा स्क्वाड्रन में फ्लाइंग करता था। उसके बाद फिर एक उससे बड़ा जहाज था C-119G, जिसको पैकेट कहा करते थे, क्योंकि हमारा एक ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन था 12 स्क्वाड्रन पैकेट्स का। और उसके बाद पोस्टिंग हो गई थी पठानकोट। चूंकि पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से लड़ रहा था, इसलिए उसने कश्मीर से सटी सीमा पर जगह जगह फौज और हथियारों की एडवांसमेंट कर रखी थी। ऐसे में परिस्थितियों की मांग थी कि न केवल सेना की बैटालियंस को कम से कम समय में एक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सके, बल्कि जरूरत के बाकी सामान की भी समुचित आपूर्ति बनाए रखी जाए। स्क्वाड्रन को पठानकोट शिफ्ट करने के पीछे दो कारण थे। एक तो सीमा क्षेत्रों से इस शहर की निकटता और दूसरे एडवांस एयरफील्ड की उपलब्धता। हालांकि सेना के पास उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के अलावा हजारों गाड़ियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी इस कार्य में लगी हुई थीं, लेकिन वे एयर ट्रांसपोर्ट का विकल्प नहीं बन सकती थीं। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन की विशेषकर युद्ध के समय बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन का इन लड़ाइयों में बहुत ही रोल रहता है, क्योंकि ये तो बड़ा कन्फाइंड था इलाका। लोकेटिंग द फाइटर स्क्वाड्रन, लोकेटिंग द आर्मी वॉर मटेरियल, और इफ रिक्वायर्ड एयरलिफ्टिंग द ट्रूप्स और पैराट्रूपर्स और से कमांडो फोर्सेस फॉर शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशंस। तो ये रहता है ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन का एक रोल, जो हमारे स्क्वाड्रन कर रहा था और मैं उसका भागीदार था। पाकिस्तान के हवाई जहाज हमारी तीनों ही एयरफील्ड्स पर बम बरसा रहे थे। पठानकोट उनमें से एक था। चूंकि हमारी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस पाकिस्तानी हमलों के निशाने पर थी, इसलिए उन्हें आदेश मिला कि वे पठानकोट से दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। फ्रंट से सैकड़ों मील दूर देश के अलग अलग हिस्सों में भी सेना के हजारों जवान और युद्ध सामग्री रिजर्व में मौजूद थी। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी फ्रंट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। दिल्ली एक सुरक्षित स्थान होने के साथ साथ उन फ्रंट से भी चंद घंटों की ही दूरी पर था। बस यही कुछ कारण थे जिससे इस स्क्वाड्रन को दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो वी वर आस्क्ड टू शिफ्ट फ्रॉम पठानकोट, कि अभी दिल्ली चला जाए स्क्वाड्रन, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी ए सेफ प्लेस। 3 दिन हम वहां रहे और 9 तारीख को वो स्क्वाड्रन बरेली में आ गया। और यहां से इस स्क्वाड्रन का कार्यप्रणाली जो था वो था लॉजिस्टिक सपोर्ट। उसका मतलब यह है कि अगर एम्यूनिशन है, गन्स हैं, उन सबको वार फ्रंट पे पहुंचाना। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान इस युद्ध को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से और मल्टी फ्रंट्स ओपन करके लड़ रहा था। पहले मार्च अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रन में हमला किया
और उसके बाद अगस्त के महीने में उसने कश्मीर में छद्म युद्ध की शुरुआत करते हुए सेना के 25 से 30 हजार जवानों को कवैलियों की शक्ल में राज्य के अंदर घुसा दिया। कश्मीरी वेशभूषा में घुसे इन सैनिकों को काम दिया गया था कि वे कश्मीर के विद्रोही गुटों को साथ लेकर राज्य में अराजकता का माहौल पैदा करें। उन्हें ये यकीन था कि कश्मीर का आम आवाम भी भारत के खिलाफ उनकी हिमायत करेगा। पाकिस्तान ने अपने इस छद्म युद्ध को नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। कि सबसे पहले अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30,000 सिपाही रेगुलर फौज के, परंतु उनको एज डिस्गाइज्ड हु वर ड्रेस्ड एज इर्रेगुलर, के तो कबीले हैं, उनको तैयार करके और कश्मीर में उनको एंटर कराया। इन पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों को यहां मुंह की खानी पड़ी। वतन परस्त कश्मीरी अवाम ने इन्हें पहचान लिया और इसकी इत्तला भारतीय सेना को दे दी। भारतीय सेना की प्रभावी कार्यवाही में इन सभी घुसपैठियों का बुरा हाशिर हुआ। या तो वे मारे गए या फिर वापस पाकिस्तान भाग गए। ये सारे जितने भी फौजी थे पाकिस्तान के, या तो वो मार दिए गए थे और या कैप्चर हो गए थे। वो अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो सके। यही वो वक्त था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्रे पर तिरंगा फहरा दिया था। हाजी पीर दर्रे पर भारतीय कब्जे ने पाकिस्तान को बुरी तरह विचलित कर दिया था। उसे लगने लगा था कि अब मुजफ्फराबाद भी उसके हाथ से निकल जाएगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर की विफलता, हाजी पीर को खो देना और मुजफ्फराबाद को खो देने का डर, इन सब चीजों ने मिलकर पाकिस्तान को बुरी तरह हताश कर दिया। पाकिस्तान की हताशा का नतीजा ये हुआ कि उसने भारत का ध्यान बटाने के इरादे से पूरे दलबल के साथ अखनूर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान को पता था कि अखनूर होकर रास्ता अमृतसर तक जाता है। भारत को भी अखनूर की अहमियत का अंदाजा था, इसीलिए उसने यहां पाकिस्तान के खिलाफ अपने सभी विकल्पों को खुला रखा था। सितंबर 1 को पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ए फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव। इनका जो उद्देश्य था, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि अखनूर को कब्जे में कर लिया जाए और अखनूर को जो है कट ऑफ कर दिया जाए, सो दैट जम्मू और श्रीनगर दोनों ही एक तरह से कट ऑफ हो जाए, जिससे जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है इनटू द वैली वो बंद हो जाए और हम जो है कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेंगे। अब क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन आई तो ये जरूरी हो गया कि एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया जाए। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान को भी पता था कि उस समय भारत में सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण पर काम चल रहा था और हम ज्यादातर ब्रिटिश, फ्रांस और रशियन मेड रक्षा उपकरणों पर निर्भर थे। गुटों में बटी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक कारण थी, जिसके चलते विश्व के कुछ बड़े देश आश्वासन देने के उपरांत भी भारत को सहयोग करने में उतना उत्साह नहीं दिखा पा रहे थे जैसी कि उनसे अपेक्षा थी। नेट विमानों का जिक्र यदि छोड़ दें तो उस समय हमारे पास ऐसे विमानों का वास्तव में अभाव था जो पाकिस्तान के सैवर जेट जैसे आधुनिक विमानों का मुकाबला कर पाने में सक्षम हों। उस समय भारत और पाकिस्तान के पास मौजूद विमानों का जिक्र करते हुए एयर मार्शल अशोक गोयल बताते हैं, भारतवर्ष के पास बड़े ही प्रिमिटिव फाइटर एयरक्राफ्ट थे, लाइक वैम्पायर्स, ब्रिटिश ओरिजिन का, उसके बाद ओरेगन फ्रेंच जिसको तूफानी कहा करते थे, उसके बाद मिस्टियर्स एयरक्राफ्ट वो भी फ्रेंच ओरिजिन का, हमारे पास कुछ हंटर भी थे, हाँ वो मैं भूल गया, नेट एयरक्राफ्ट भी थे हमारे पास, नेट एयरक्राफ्ट और कैनबरास, और उनके पास अमेरिका ने पैटर्न टैंक्स भी दिए इन हंड्रेड्स और F-86 सेबर्स एंड F-104 स्टार फाइटर, वो उस जमाने के सबसे आधुनिक जहाजों में हुआ करते थे और ये सब इक्विपमेंट अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया।
हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले आधुनिक सैन्य उपकरणों का भले अभाव था, लेकिन हिम्मत, हौसला और रणनीतिक कुशलता उनसे कहीं ज्यादा थी। और यही कारण था कि आधुनिक सैन्य उपकरण संपन्न पाकिस्तान की हमारी उत्कृष्ट रणनीति के आगे करारी हार हुई। उस समय हमारे पास वहां 3 एडवांस्ड एयरवेज थे, आदमपुर, हलवारा और पठानकोट, और यहीं से हमने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले एयर अटैक को अंजाम दिया था। इसमें मैं बता दूं, जो 3 एयर बेसेस एक्टिव थे, पठानकोट which is just about 15 kilometers from the border, हलवारा which is located close to Ludhiana, और आदमपुर which is located close to जालंधर। हालांकि हमारे इन एयर अटैक्स ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमने अपने 4 विमान भी खोए। जो 4 विमान हमने गंवाए वे ब्रिटिश मेड वैम्पायर्स थे। पठानकोट से हुए पहले एयर अटैक के चश्मदीद एयर मार्शल अशोक गोयल उसका जिक्र करते हुए कहते हैं, तो ये 6 सितंबर की बात है। When I was eyewitness in पठानकोट, मैं पठानकोट में पोस्टेड था। जब पाकिस्तानी सेना अखनूर की तरफ बढ़ रही थी तो एक बड़ा एयर अटैक लॉन्च हुआ था। शाम को करीब 4, साढ़े 4 बजे 6 वैम्पायर्स और करीब 4-6 तूफानी एयरक्राफ्ट और 6-8 मिस्टियर एयरक्राफ्ट दे टुक ऑफ फॉर अटैक इनटू पाकिस्तान टेरिटरी, और उसमें से 4 वैम्पायर वापस नहीं आए। वो चारों के चारों वर शॉट डाउन। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि उस समय भारत के पास मौजूद लड़ाकू विमान पाकिस्तान जितने आधुनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे नेट, तूफानी और मिस्टियर्स ने पाकिस्तान का काफी नुकसान किया। हमारे नेट विमानों ने तो उनके कई अत्याधुनिक सेवरजेट विमानों को मार गिराया था। हाँ, वैम्पायर्स के मात खाने की वजह उनकी लो स्पीड थी। डेस्टिनेशन पर सक्सेसफुल अटैक करने के बाद भी बेफुर्ती से वापस नहीं आ सके और पाकिस्तानी विमानों का शिकार बन गए। वैम्पायर्स की जो स्पीड थी वो मुश्किल से 200-250 माइल्स पर आवर रही होगी। आजकल तो उससे ज्यादा स्पीड की गाड़ियां चलती हैं, कारें सड़क पे। व्हाट टू से ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स तो कहीं कहीं 350-400 किलोमीटर पर आवर। युद्ध हार का अफसोस या जीत की खुशी तो देकर जाते ही हैं, साथ ही कुछ अनुभव और सबक भी देकर जाते हैं। यद्यपि वैम्पायर्स का प्रयोग सीमित विकल्पों की स्थिति में ही किया गया होगा, उसके बाद भी सेना ने अपने इस निर्णय को उचित नहीं ठहराया। लेकिन हमारे फुर्तीले नेट विमानों ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेवरजेट्स को धराशायी करके इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, उसका लोहा सारी दुनिया ने माना। नेट विमानों के जबरदस्त योगदान से एयर मार्शल अशोक गोयल भी उनके प्रशंसक हैं। जो हमारे नेट एयरक्राफ्ट थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेट एयरक्राफ्ट ने इन अच्छे अच्छे जहाजों को जो पाकिस्तान के पास थे क्षतिग्रस्त किया। एक तो हमें लक्ष्यों की सटीक जानकारी थी और दूसरे हमारे पायलट्स के निशाने अचूक थे। यही वजह थी कि हम दुश्मन का कहीं बहुत ज्यादा नुकसान कर पाए। 1963 में अमेरिका के सहयोग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी, जिसका उद्देश्य भारत की फौज को हर लिहाज से ताकतवर बनाना था। चूंकि उस समय भारत स्वयं भी सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए अमेरिका का यह सहयोग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 विंग थे, जिनमें से एक था ARC यानी कि एविएशन विंग। अशोक गोयल बताते हैं कि इस एविएशन विंग को 97 से 99 तक 3 साल उन्होंने भी हेड किया था। अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी सन 63 में, और उसके 3 विंग्स थे। एक SFF था, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसका उद्देश्य था पैराट्रूपर्स को तैयार करना। फिर एक फोर्स था SSB, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, और ARC जो एविएशन विंग। उस एविएशन विंग को मैंने भी 3 साल हेड किया।
राह में 97, 98, 99। भारत की दृष्टि से इस ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धियों को लेकर खासे निराश दिखे हेड ऑफ द एविएशन विंग रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक गोयल। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारणों के चलते भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं मिल सका। अमेरिका और रूस विश्व की दो महाशक्तियां थीं और समूचा विश्व घोषित अघोषित रूप से दो गुटों में बटा हुआ था। रूस के साथ हमारी मित्रता ने पाकिस्तान को स्वाभाविक रूप से अमेरिका के निकट ला दिया था। अमेरिका की यह ज्यादा बड़ी चिंता थी कि रशियन इन्फ्लुएंस जो है ईस्टवर्ड ना ट्रेवल करे, तो इसीलिए उन्होंने संधियां बनाई सीटो, सेंटो, क्योंकि पाकिस्तान उनका सीटों का एलाई था। ये सब इक्विपमेंट इन्होंने पाकिस्तान को दिया और उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी, और वायदे किए हिंदुस्तान से कि हम आपको मॉडर्न एयरक्राफ्ट देंगे, 20,000 पैराट्रूपर तैयार करेंगे। परंतु क्या हुआ, जो एक ढांचा बदलना था भारत की फौजों का, खासतौर से एयरफोर्स का, वो कुछ भी नहीं हुआ। ये हम सबको पता है कि बाद में रूस ने भारत को वो सब आधुनिक रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जिनकी कि हमारी सेना को आवश्यकता थी। बहरहाल 1965 युद्ध के संदर्भ में अशोक गोयल की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती। उन्होंने कारगिल की एक महत्वपूर्ण चोटी 13/6/20 को पाकिस्तान से आजाद कराने में भी अपना योगदान किया था। अशोक गोयल बताते हैं कि कारगिल की इस चोटी के लिए हुई इस लड़ाई के समय वे वहां बेस कमांडर थे और ये लड़ाई ग्राउंड लेवल पर हुई 3 प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी। जो 3 सबसे ग्राउंड ऑपरेशन की लड़ाइयां थी वो थी हाजीपीर की और 13/6/20 और डोगराई की। डोगराई पे जाट की बटालियन थी, 3 जाट के ब्रिगेडियर साहब थे, हैसमन डे, उस समय तो लेफ्टिनेंट कर्नल ही थे, वो आते रहते थे यहां। जो जाट का फंक्शन होता है हर साल, मैं भी उसमें आमंत्रित रहता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके संग बात करके। और जब मैं एक आर्मी से एक कोर्स कर रहा था 80-81 में, तो वहां पर एक पोस्ट पे हमको ले गए थे डोगराई की लड़ाई। तो ये डोगराई की लड़ाई, ये जो इनकी बटालियन थी, ये लाहौर के करीब 7 किलोमीटर नजदीक पहुंच गए थे। दूसरी लड़ाई जो हाजीपीर की थी, हाजीपीर के जो है वो ऊपर है पीओके के साथ में। उस लड़ाई में भी जो हाजीपीर भारत ने अपने कब्जे में कर लिया था, विच बिगेन ए पावर ऑफ बार्गेनिंग, एंड जब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ वो वापस कर दिया गया था। एक जो बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट पीक थी वो कारगिल में थी, उसका नाम था 13/6/20। वो पाकिस्तान के कब्जे में थी जब 65 में लड़ाई गई है। मैं जब जम्मू में 43 स्क्वाड में था तो मैं 2 महीने कारगिल में बेस कमांडर भी रहा। मिले जुले अनुभवों के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। हमने कुछ खोया तो कुछ पाया भी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि पाकिस्तान खाली हाथ ही रहा। उसे उसके नापाक मकसद में कामयाब नहीं होने दिया हमने। कहानियां अभी और भी हैं, गर्व और रोमांच से भरी। इंतजार करिए हमारी इस श्रृंखला एक सलाम वतन के नाम की अगली कड़ी का। तब तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम।